हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण, बिहार इकोनॉमी सर्वे के शॉर्ट नोट्स को डिस्कस करूंगा। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लें। देखिए, बिहार का जो इकोनॉमी सर्वे है वह बिहार का इकोनॉमी सर्वे 2 फरवरी 2026 को बिहार के वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव के द्वारा पेश किया गया था। बिहार बजट जो है वह 3 फरवरी को आया था, लेकिन जो बिहार का इकोनॉमी सर्वे है वह 2 फरवरी 2026 को पेश किया गया था। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण हाल ही में पेश किया गया और इस बार के आर्थिक सर्वेक्षण में टोटल 14 अध्याय दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम लोग इसके सिनॉप्सिस को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण के डिस्कशन से पूर्व हमने बिहार का बजट, केंद्रीय बजट और केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के शॉर्ट नोट्स को डिस्कस कर दिया था और उसका जो पीडीएफ है हमारे करंट अफेयर पेड ग्रुप तेजस करंट अफेयर ग्रुप में सभी को प्रोवाइड कराया जा चुका है। तो हम लोग बिहार इकोनॉमी सर्वे को के सिनॉप्सिस को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका पीडीएफ तेजस करंट अफेयर ग्रुप में प्रोवाइड किया जाएगा। उस ग्रुप से जुड़ने के लिए 9870564701 या 8375934036 पे कॉल या मैसेज करके आप लोग संपर्क कर सकते हैं। वह करंट अफेयर ग्रुप में सारे करंट अफेयर के जितने भी कंटेंट होती है, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, बिहार करंट अफेयर, प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन का शॉर्ट नोट्स, पीआईबी परीक्षा मंथन मैगजीन का शॉर्ट नोट्स, सारे का नोट्स जो है वह उसी टेलीग्राम ग्रुप तेजस बैच में प्रोवाइड किया जाता है। तो उससे जुड़ने के लिए आप लोग इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो आइए अब हम लोग डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण वित्त वर्ष 2025-26। आर्थिक सर्वेक्षण के अंतर्गत किसी भी राज्य के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर होता है वह होता है जीएसडीपी, यानी कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद। तो बिहार का अगर आप जीएसडीपी, सकल राज्य घरेलू उत्पाद देखेंगे तो स्थिर मूल्य पर बिहार का जीएसडीपी 5,31,372 करोड़ रुपया है। पिछले वर्ष की तुलना में स्थिर मूल्य पर जीएसडीपी में 8.6% की वृद्धि हुई है। अगर वर्तमान मूल्य पर राज्य का जीएसडीपी देखा जाए तो वर्तमान मूल्य पर बिहार राज्य का जीएसडीपी 9,91,997 करोड़ रुपया है। पिछले वर्ष की तुलना में वर्तमान मूल्य पर जीएसडीपी में 13.1% की वृद्धि हुई है। तो काफी महत्वपूर्ण है दोनों फैक्ट्स। स्थिर मूल्य पर बिहार का जीएसडीपी कितना है? 5,31,372 करोड़ रुपया। वर्तमान मूल्य पर बिहार का जीएसडीपी कितना है? 9,91,997 करोड़ रुपया। स्थिर मूल्य पर जीएसडीपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 8.6% की वृद्धि हुई है। और वर्तमान मूल्य पर जीएसडीपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 13.1% की वृद्धि हुई है। तो यह हो गया है राज्य का जीएसडीपी, सकल राज्य घरेलू उत्पाद। अब आइए राज्य का प्रति व्यक्ति आय। किसी भी राज्य की ग्रोथ को पर कैपिटा इनकम से भी जांचा जाता है। तो बिहार में अगर देखा जाए तो वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय कितना है? 76,490 रुपया। वर्तमान मूल्य पर बिहार के लोगों का प्रति व्यक्ति आय है 76,490 रुपया। पिछले वर्ष की तुलना में 11.5% की इसमें वृद्धि हुई है। अगर स्थिर मूल्य पर कैपिटा इनकम को देखा जाए तो स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय है 40,973 रुपया, जिसमें 7.1% की वृद्धि हुई है। तो पर कैपिटा इनकम वर्तमान मूल्य पर 76,490 रुपया और स्थिर मूल्य पर 40,973 रुपया। वर्तमान मूल्य पर कैपिटा इनकम में वृद्धि हुई है 11.5% की और स्थिर मूल्य पर कैपिटा इनकम में वृद्धि हुई है 7.1% की। तो यह हो गया जीएसडीपी और यह हो गया प्रति व्यक्ति आय। अब हम लोग देखते हैं अर्थव्यवस्था में तीनों क्षेत्र का क्या योगदान है। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, इन तीनों का बिहार की अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है। तो बिहार की अर्थव्यवस्था में बिहार की आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार प्राथमिक क्षेत्र का योगदान जो है, सबसे ज्यादा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र देता है, लेकिन सबसे कम बिहार की इकोनॉमी में सबसे कम भूमिका प्राथमिक क्षेत्र की है 18.3%। द्वितीयक क्षेत्र की भूमिका 26.8% है और तृतीयक क्षेत्र की बिहार की इकोनॉमी में भूमिका जो है 54.8% है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अर्थव्यवस्था में योगदान विभिन्न क्षेत्र का क्या योगदान है? तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है 18.3%, द्वितीयक क्षेत्र का योगदान है 26.8% और तृतीयक क्षेत्र का योगदान है 54.8%। यह हो गया अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्र का योगदान। अब आइए तीनों जो क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, इन तीनों का हम लोग ग्रोथ रेट देखते हैं, वृद्धि दर देखते हैं। ठीक है, तो स्थिर मूल्य पर तीनों का आगे वृद्धि दर देख लेंगे, तब हम लोग देखेंगे वर्तमान मूल्य पर तीनों का वृद्धि दर।
प्राथमिक क्षेत्र का स्थिर मूल्य में वृद्धि दर रहा है 4.1%, द्वितीय क्षेत्र का 11.1% और तृतीय क्षेत्र का 8.9%। यह हो गया स्थिर मूल्य पर कितना 4.1, 11.1 और 8.9। यह हो गया है स्थिर मूल्य पर तीनों क्षेत्र का योगदान वृद्धि दर। वर्तमान मूल्य पर तीनों क्षेत्र का क्या वृद्धि दर रहा है? तो प्राइमरी सेक्टर प्राथमिक क्षेत्र की वृद्धि दर रही है वर्तमान मूल्य पर 9.6%, द्वितीय क्षेत्र का 15.5% और तृतीय क्षेत्र का 13.5%। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। स्थिर मूल्य पर तीनों की वृद्धि दर क्रमशः 4.1%, 11.1% और 8.9% रही है। वर्तमान मूल्य पर तीनों क्षेत्र की वृद्धि दर क्रमशः 9.6%, 15.5% और 13.5% रही है। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे में डेटा काफी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। हमने जीएसडीपी, पर कैपिटा इनकम, तीनों क्षेत्र की वृद्धि दर और अर्थव्यवस्था में तीनों क्षेत्र का क्या योगदान है, कितनी हिस्सेदारी है, इसे हमने डिस्कस किया। अब हम लोग देखते हैं कि बिहार का सबसे समृद्ध जिला कौन सा है, बिहार का सबसे गरीब जिला कौन सा है। इसे हम लोग डेटा के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे समृद्ध जिला में टॉप 3 जो डिस्ट्रिक्ट हैं, पहले नंबर पे है पटना, दूसरे नंबर पे बेगूसराय और तीसरे नंबर पे है मुंगेर। ठीक है, पर कैपिटा इनकम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो पटना के लोगों की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा, बिहार में सबसे ज़्यादा 1,31,332 रुपया है प्रति व्यक्ति आय पटना के लोगों की। बेगूसराय में प्रति व्यक्ति आय है 61,566 रुपया, जो कि दूसरा सबसे समृद्ध जिला है। और तीसरा सबसे समृद्ध जिला है मुंगेर, जहां के लोगों की प्रति व्यक्ति आय 54,469 रुपये है। सबसे गरीब जिला में बॉटम 3 अगर देखा जाए, सबसे गरीब जिला, तो सबसे गरीब में नीचे से आएंगे तो पहले नंबर पे है शिवहर, नीचे से दूसरे नंबर पे यानी कि दूसरा सबसे गरीब अररिया और तीसरा सबसे गरीब जिला है सीतामढ़ी। सबसे गरीब जिला है नंबर 1 पे शिवहर, नंबर 2 पे है अररिया और नंबर 3 पे है सीतामढ़ी। शिवहर के लोगों की प्रति व्यक्ति आय है 22,047 रुपया, अररिया के लोगों की प्रति व्यक्ति आय है 23,670 रुपया और सीतामढ़ी के लोगों की प्रति व्यक्ति आय है 24,332 रुपया। अब यहाँ पे देखिए कि किस प्रकार से बिहार में आय की असमानता विद्यमान है। एक तरफ सबसे समृद्ध जिला और सबसे गरीब जिले के बीच का आप गैप देखिए। सबसे समृद्ध जिला है पटना, 1,31,332 रुपया यहाँ के लोगों की प्रति व्यक्ति आय है। और यहाँ शिवहर आप देखेंगे तो मात्र 22,047 रुपया वहाँ के लोगों की प्रति व्यक्ति आय है। ठीक है, तो सबसे समृद्ध जिला में पटना, बेगूसराय, मुंगेर और सबसे गरीब जिला में शिवहर, अररिया और सीतामढ़ी। अब आइए सर्वाधिक खपत करने वाले जिले और न्यूनतम खपत वाले जिले। ठीक है, इसमें 3 हम लोग फैक्टर को देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे पेट्रोल, पेट्रोल के बाद हम लोग देखेंगे डीजल और उसके बाद देखेंगे रसोई गैस। तो सब पेट्रोल का सर्वाधिक खपत वाले जिले में पटना, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया है और पेट्रोल का न्यूनतम खपत लखीसराय, बांका और शिवहर में होता है। डीजल का सर्वाधिक खपत पटना, शेखपुरा और औरंगाबाद में होता है और डीजल का न्यूनतम खपत शिवहर, सिवान और कैमूर में होता है। रसोई गैस का सर्वाधिक खपत पटना, बेगूसराय और गोपालगंज में। रसोई गैस का न्यूनतम खपत अररिया, बांका और मधेपुरा में। ये सारे ऐसे डेटा हैं कि डेली आपको कुछ ना कुछ यहाँ से रिवाइज करना पड़ेगा, तब जाकर ये आपका मन मस्तिष्क में पूरी तरीके से डेटा याद हो पाएगा। तो सर्वाधिक खपत में देखें, पेट्रोल का सबसे ज़्यादा खपत होता है पटना, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया। सबसे ज़्यादा खपत में देखेंगे पेट्रोल हो या डीजल हो या रसोई गैस है, तीनों में पटना कॉमन है। ठीक है, तो पेट्रोल का सर्वाधिक खपत पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया। डीजल का सर्वाधिक खपत पटना, शेखपुरा, औरंगाबाद। रसोई गैस का सर्वाधिक खपत पटना, बेगूसराय और गोपालगंज। न्यूनतम खपत में पेट्रोल का न्यूनतम खपत लखीसराय, बांका और शिवहर। डीजल का न्यूनतम खपत शिवहर, सिवान और कैमूर और रसोई गैस का न्यूनतम खपत अररिया, बांका और मधेपुरा। ये हैं विभिन्न पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस का सर्वाधिक खपत और न्यूनतम खपत करने वाले बिहार के डिस्ट्रिक्ट। राजस्व व्यय का हिस्सा, तो जो बिहार के इकोनॉमिक सर्वे है, बिहार के इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार बिहार सरकार के द्वारा जो व्यय की गई राशि है उसका 46% हिस्सा सामाजिक व्यय पे खर्च किया गया, 32% हिस्सा सामान्य व्यय पे और 22% हिस्सा आर्थिक व्यय पे। यानी कि पूरे व्यय की राशि को 3 भागों में बांटा गया है, सामाजिक सेवा, सामान्य सेवा और आर्थिक सेवा। अगर इसका क्रम देखा जाए तो सर्वाधिक जो खर्च किया गया सामाजिक सेवा पे 46%, इसके बाद सामान्य सेवा पे 32% और इसके बाद सबसे कम आर्थिक सेवा पे
पे 22% खर्च किए गए हैं। ठीक है, तो यह है राजस्व व्यय का हिस्सा। अब आइए राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा और प्राथमिक घाटा। ठीक है, बजट के अनुसार राजकोषीय घाटा के डेटा आपको अलग मिलेगा, क्योंकि बजट में जो राजकोषीय घाटा होता है वह अनुमानित वित्त वर्ष का होता है, क्योंकि बजट जो होता है वह अगले वित्त वर्ष का बजट कहाँ पर कितना खर्च किया जाएगा इसका आकलन होता है। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे में प्रीवियस ईयर में क्या प्रोग्रेस हुई है, कितना खर्च हुए, कितना आय की प्राप्ति हुई, तो इसका संकलन दिया हुआ रहता है, इसका ब्यौरा दिया हुआ रहता है। तो बजट में अनुमानित राजकोषीय घाटा दिया हुआ रहेगा। जैसे इस बार की बिहार बजट में 2.99% जो है वह अनुमानित राजकोषीय घाटा है। ठीक है, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार आप देखेंगे तो राजकोषीय घाटा का डेटा अलग होगा, क्योंकि पिछले वर्ष में राजकोषीय घाटा क्या रही है इसका यहाँ पर डेटा दिया हुआ रहता है। तो राजकोषीय घाटा होता क्या है, सबसे पहले हम लोग इसको समझेंगे। राजकोषीय घाटा क्या है, तो किसी वित्त वर्ष में प्राप्त कुल राजस्व और किए गए कुल व्यय के बीच का अंतर राजकोषीय घाटा के नाम से जाना जाता है। और आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार का राजकोषीय घाटा 41,223 करोड़ रुपया है। राजकोषीय घाटा के बाद आते हैं राजस्व घाटा। राजस्व घाटा क्या होता है, राजस्व आय माइनस राजस्व व्यय इक्वल टू राजस्व घाटा। ठीक है, तो 357 करोड़ रुपया राजस्व घाटा रहा है। प्राथमिक घाटा, सकल राजकोषीय घाटा में से ब्याज भुगतान को घटा देंगे तो अब प्राथमिक घाटा होगा, और 21,544 करोड़ रुपया प्राथमिक घाटा रहा है। ठीक है, तो राजकोषीय घाटा 41,223 करोड़, राजस्व घाटा 357 करोड़ और प्राथमिक घाटा 21,544 करोड़ रुपया। राज्य के कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का अनुपात 20-21 के 15.8% से बढ़कर 24-25 में 22.3% हो गया है, जबकि इस दौरान राजस्व व्यय का हिस्सा 84.2% से घटकर 77.7% हो गया है। यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे, पूंजीगत व्यय में वृद्धि हो रही है और राजस्व व्यय में कमी देखने को मिल रही है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार पूंजीगत व्यय देखेंगे तो 20-21 में 15.8% था, इसमें वृद्धि हुई और यह बढ़कर 22.3% हो गया। अगर राजस्व व्यय देखेंगे तो 20-21 में 84.2% था और यह घटकर कितना हो गया, 77.7%। तो एक तरफ यह स्टेटमेंट में सवाल पूछा जा सकता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के दौरान। एक तरफ पूंजीगत व्यय में, इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार पूंजीगत व्यय में राजस्व प्राप्ति में वृद्धि हो रही है, पूंजीगत व्यय में वृद्धि हो रही है, और दूसरी तरफ राजस्व व्यय में कमी देखने को मिल रही है। ठीक है, केंद्र से राजस्व प्राप्ति, कुल कितने राजस्व की प्राप्ति हुई है केंद्र सरकार से, तो आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार पिछले वित्त वर्ष में केंद्र सरकार से 24-25 में हमें 1,59,298 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई है। जो केंद्र से राजस्व प्राप्ति हुई है लगभग 1,60,000 करोड़ रुपया। इनमें से करों में हिस्सा है 1,29,435 करोड़ रुपया, यह कर में हिस्सा है, और सहायता अनुदान 29,863 करोड़ रुपया है। ठीक है, तो केंद्र से राजस्व प्राप्ति हुई है कितना, 1,59,298 करोड़ रुपया। करों में हिस्सा रहा है 1,29,435 करोड़ रुपया, और सहायता अनुदान 29,863 करोड़ रुपया। ठीक है, यह है केंद्र से राजस्व प्राप्ति। राज्य का अपना राजस्व कितना है, तो 59,360 करोड़ रुपया राज्य का अपना राजस्व है। हम लोग अभी अगले पेज में ही देखेंगे कि जीएसटी से कितना प्राप्त होता है। ठीक है, और इसके अलावा स्टाम्प शुल्क से, परिवहन शुल्क से कितना राज्य की राजस्व प्राप्ति होती है, इसे भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इसके पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए है। हमारी टीम आईएसपीसी सेंटर के द्वारा 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स, एईडीओ एवं अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए करंट अफेयर का एक पेड ग्रुप चलाया जा रहा है, और इस करंट अफेयर ग्रुप को नाम दिया गया है तेजस 2.0 करंट अफेयर ग्रुप। ठीक है, जितने भी यूट्यूब पे करंट अफेयर रिलेटेड जो वीडियो डिस्कस किए जा रहे हैं, इसका पीडीएफ जो है इसी तेजस करंट अफेयर ग्रुप पे सभी को प्रोवाइड किया जाता है। इसमें क्या क्या कंटेंट मिलते हैं इसे आप लोग पहले यहाँ पे संक्षिप्त रूप से समझ लीजिए। तो इसमें जनवरी 2025 ईस्वी से लेकर 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन तक लगभग 1.5 साल का, चूंकि अभी के अनुसार 26 जुलाई को एग्जामिनेशन संभावित है, तो जनवरी 25 से लेकर 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन तक प्रत्येक महीने का प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन का, मंथली मैगजीन का शॉर्ट नोट्स जो यूट्यूब पे डिस्कस किया जाता है उसका पीडीएफ यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा प्रत्येक महीने का बिहार करंट अफेयर का पीडीएफ यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा बजट इकोनॉमी सर्वे डिस्कस किए जाएंगे, उसका पीडीएफ वहाँ पे डिस्कस किया जाएगा, भेज दिया जाएगा। इसके अलावा
15 दिन के अंतराल पे पीआईबी का नोट्स प्रोवाइड किया जाता है। परीक्षा मंथन मैगजीन का भी नोट्स इसके अंतर्गत प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये सारे कंटेंट जो है ये तेजस करंट अफेयर ग्रुप पे प्रोवाइड किए जाते हैं और काफ़ी कम चार्ज इसके लिए रखा गया है। 399 इसका फ़ी है जुड़ने का, ठीक है। 399 वन टाइम पेमेंट है, यानी कि एक बार आपको पेमेंट करना है और एक बार पेमेंट करने के पश्चात आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और लगभग 1.5 साल का जो करंट अफेयर है, जब तक प्रीलिम्स नहीं होती है 12वीं की, अभी 26 जुलाई की तिथि दी गई है, अगर डेट एक्सटेंड होती है तो उसके अनुसार सारे कंटेंट मिलते रहेंगे जब तक कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन नहीं होती है। तो 399 रुपये में ये सारी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इससे जुड़ने के लिए 9870564701 या 8375934036 पे कॉल या मैसेज करके आप लोग संपर्क कर सकते हैं। या अगर डायरेक्ट आप लोग ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये दोनों नंबर जो है वह गूगल पे, फ़ोनपे और पेटीएम, दोनों नंबर जो है गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम पे अवेलेबल है। 9870564701 यह जो नंबर है वह प्रणय कुमार का है और 8375934036 या प्रशांत कुमार का। वहाँ पे आप जब गूगल पे नंबर पे करने के लिए आएंगे तो दोनों का नेम वहाँ पे शो कर देगा। आप लोग 399 का पेमेंट करके दोनों नंबर व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है। पेमेंट का स्क्रीनशॉट आप लोग व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कर दें और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको दे दिया जाएगा और आप लोग लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं और उसके माध्यम से फिर जितने भी कंटेंट अभी तक भेजे गए हैं वह ऑटोमेटिक आपको मिल जाएंगे और उसका पीडीएफ प्रिंट करके आप लोग तैयारी को नई दिशा दे सकते हैं। तो ये सारे करंट अफेयर जितने कंटेंट हैं इन सब का नोट्स ये 399 में प्रोवाइड किया जा रहा है तेजस करंट अफेयर ग्रुप में। इसमें अभी तक लगभग 1200 स्टूडेंट, अभी वीडियो में बना रहा हूं उस समय तक लगभग 1180 के आसपास स्टूडेंट जो हैं इसमें जुड़ चुके हैं। लगभग 1200 अभ्यर्थी इसमें जुड़ चुके हैं और सभी एईडी और 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं। तो आप लोग अधिक संख्या में इसे ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को एक नई दिशा प्रदान करें, क्योंकि काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव वे में सारे मटेरियल यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा न्यूज़पेपर का जितना कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है जो ऑफिशियल ग्रुप है वहाँ पर, तो उसका न्यूज़ पेपर का भी करंट अफेयर का नोट्स जो है इसी ग्रुप में प्रोवाइड किया जाएगा। यानी कि हॉलिस्टिक अप्रोच में इस ग्रुप को तैयार किया गया है, तो आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए अभी हमने बताया था ना कि राज्य सरकार का जो राजस्व स्रोत है, ऊपर हमने डिस्कस कर लिया कि राज्य सरकार का अपना राजस्व स्रोत कितना है, लेकिन किस कर से कितने राजस्व की प्राप्ति होती है इसे हम लोग डिस्कस करेंगे। राज्य सरकार का जो कर का स्रोत है 59,000 यहाँ पे दिया हुआ है 59,360 करोड़ रुपया। तो ये जो 59,360 करोड़ रुपया है इनमें से राज्य जीएसटी के माध्यम से 54.1% राजस्व की प्राप्ति होती है। बिक्री एवं व्यापार कर 19.7%, स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क 14.9%, वाहन कर 6.9%, विद्युत कर एवं शुल्क 2.9%, भूमि राजस्व 1.1%। ठीक है, तो यह राज्य सरकार के राजस्व स्रोत में विभिन्न करों का योगदान है। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। सबसे ज्यादा राजस्व जो प्राप्ति होती है वह राज्य जीएसटी SGST के माध्यम से, और उसके बाद बिक्री एवं व्यापार कर, तत्पश्चात यह क्रम घटता चला जाता है स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क, वाहन कर, विद्युत कर एवं शुल्क और भूमि राजस्व। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे, यह काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा 31 मार्च 2025 को राज्य सरकार पर बकाया ऋण 3,74,134 करोड़ रुपया था, जो GSDP का 37.7% था। इसमें लोक ऋण का हिस्सा 84.6% था। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। कुल अनाज उत्पादन में हिस्सा, देखिए 3 फसल का कुल अनाज उत्पादन में 99.9% भागीदारी रही है। ठीक है, चावल, गेहूं और मक्का। कुल अनाज उत्पादन में चावल का हिस्सेदारी रहा है 40.7%, गेहूं का हिस्सेदारी रहा है 32.1% और मक्का की हिस्सेदारी रही है 27.1%। अगर चावल, गेहूं और मक्का तीनों को जोड़ दिया जाए तो 99.9% कुल हिस्सेदारी हो गया। ठीक है, चावल की हिस्सेदारी 40.7%, गेहूं 32.1% और मक्का 27.1%। फसल उत्पादन में हम लोग वृद्धि देखते हैं, तो चावल उत्पादन में
भले कुल फसल में 40.7% की वृद्धि की हिस्सेदारी है चावल की, लेकिन पिछले वित्त वर्ष की तुलना में चावल उत्पादन में 4.3% की वृद्धि हुई है। गेहूं के उत्पादन में 7.1% की वृद्धि हुई है और मक्का उत्पादन में 12.6% की वृद्धि हुई है। तो कुल अनाज उत्पादन में हिस्सेदारी आपको याद रखना है और फसल उत्पादन में हिस्सेदारी भी आपको याद रखना है, वृद्धि भी आपको याद रखना है। फसल उत्पादन में चावल में वृद्धि 4.3%, गेहूं में 7.1% और मक्का उत्पादन में 12.6% की वृद्धि हुई है। अब हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं चावल उत्पादन। ठीक है, चावल की उत्पादकता है 2970 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, इतना केजी प्रति हेक्टेयर। ठीक है, सर्वाधिक उत्पादन चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस जिले में होता है? रोहतास में। बिहार के कुल चावल उत्पादन का 7.2% जो है वह अकेले रोहतास उत्पादित करता है। सर्वाधिक उत्पादकता वाला जिला भी है रोहतास। चावल का सर्वाधिक उत्पादन रोहतास, और गेहूं का भी आगे डिस्कस करेंगे तो गेहूं का भी सर्वाधिक उत्पादन रोहतास में ही होता है। ठीक है, तो चावल का सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला कौन सा है? रोहतास। और सर्वाधिक उत्पादकता वाला जिला कौन सा है? रोहतास। अगर गेहूं में हम लोग देखें तो गेहूं में भी सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला है रोहतास और सर्वाधिक उत्पादकता वाला जिला यहाँ पे हो जाता है बेगूसराय। ठीक है, तो चावल का सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला भी है रोहतास और गेहूं का भी सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे किया जाता है? रोहतास में। अब आइए मक्का। कुल मक्का उत्पादन का 58.1% सिर्फ 5 जिलों में मक्का का उत्पादन होता है। ठीक है, पूरे मक्का उत्पादन का 58.1% सिर्फ 5 जिले में। कौन कौन से 5 जिले? मुंगेर, अररिया, कटिहार, बेगूसराय और समस्तीपुर। इन 5 जिलों में पूरे बिहार के मक्का उत्पादन का 58.1% यहाँ पर उत्पादन किया जाता है। चलिए, कृषि में बिजली की खपत का हिस्सा 2020-21 के 5.3% से बढ़कर 24-25 में 14.9% हो गई है। यानी कि कृषि में टेक्नोलॉजी की भूमिका में वृद्धि हो रही है। बिजली की खपत पहले 20-21 के समय में लगभग 5% के आसपास बिजली की खपत होती थी और कृषि में बिजली की खपत अब यह बढ़कर लगभग 15%, 14.9% हो चुकी है। बिहार देश में मशरूम का अग्रणी उत्पादक राज्य है। आप सभी जानते हैं कि मशरूम का उत्पादन सबसे ज़्यादा बिहार में होता है और शहद उत्पादन में देश में चौथे नंबर पे बिहार आता है। भारत में जितना शहद का उत्पादन होता है उसका 12.3% उत्पादन सिर्फ बिहार में होता है। तो बिहार देश का चौथा सबसे बड़ा शहद उत्पादक राज्य है। कुल उत्पादन में 12.3% की हिस्सेदारी है। राज्य में फलों और सब्जियों के उत्पादन के लिए 2 उत्कृष्टता केंद्र है। पहला है वैशाली में देसारी और दूसरा नालंदा में चंडी। ये 2 हैं राज्य में फलों और सब्जियों के उत्पादन के लिए उत्कृष्टता केंद्र, एक वैशाली में बना हुआ है देसारी और नालंदा में चंडी। ठीक है, विभिन्न फसलों के उत्पादन के लिए खास पट्टी, लीची एवं सब्जी मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर। आम एवं केला उत्पादन के लिए खास पट्टी डेवलप हुआ है भागलपुर, मुंगेर, बांका। सब्जी के लिए नालंदा, पटना, वैशाली और मखाना के लिए मिथिला, कोसी क्षेत्र। देखिए, अगर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से संबंधित मुख्य परीक्षा में सवाल पूछ लिया जाए तो आप लोग मैप के माध्यम से यह बता सकते हैं कि फसलों के उत्पादन के लिए बिहार में एक पट्टी डेवलप हो चुकी है। लीची एवं सब्जी आप डायग्राम में बता दीजिए, मुजफ्फरपुर, वैशाली और समस्तीपुर। आम एवं केला उत्पादन के लिए भागलपुर, मुंगेर, बांका। सब्जी के लिए नालंदा, पटना और वैशाली। मखाना के लिए मिथिला एवं कोसी क्षेत्र। तो यह काफी महत्वपूर्ण है। यह है तेजस करंट अफेयर बैच के बारे में जानकारी। अभी हमने काफ़ी डिटेल आपको डिस्कस कर दिया था। ठीक है, इसके अंतर्गत जनवरी 25 से प्रतियोगिता दर्पण 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स तक मिलता रहेगा। परीक्षा मंत्र मैगजीन का नोट्स मिलेगा, बिहार मासिक करंट अफेयर, पीआईबी नोट्स, आर्थिक सर्वेक्षण, बजट और न्यूज़पेपर का नोट्स सारे इसके अंतर्गत प्रोवाइड किए जाएंगे। तेजस करंट अफेयर पेड ग्रुप पे, टेलीग्राम पे यह पेड ग्रुप बना हुआ है, पेड ग्रुप है। ठीक है, 399 इसका चार्ज है, हमने बताया। और पेमेंट के लिए 2 नंबर है, 9870564701 और 8375934036। दोनों नंबर गूगल पे, फोन पे, पेटीएम हर जगह अवेलेबल है। 2 में से किसी भी नंबर पे आप लोग मैसेज या कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। दोनों में से किसी भी नंबर पे आप लोग पेमेंट कर सकते हैं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम। और दोनों नंबर व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है और व्हाट्सएप पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट आप लोग भेज दें। नंबर है 8375934036 और 9870564701। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं।
बिहार में वित्त वर्ष 24-25 में मछली का कुल उत्पादन 960,000 टन हुआ है। ठीक है, बिहार में मछली उत्पादन में अग्रणी जिला है मधुबनी, पश्चिम चंपारण, दरभंगा और कटिहार। और एक और बात महत्वपूर्ण है कि बिहार मछली उत्पादन में अब आत्मनिर्भर हो चुका है। तो कुल मछली उत्पादन वित्त वर्ष 24-25 में हो चुका है 960,000 टन। वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में कारखानों की कुल संख्या 3,386 थी। देश में जितने कुल कारखाने हैं उसका 1.3%, सिर्फ 1.3% बिहार में कारखाना है। बिहार में कारखानों की कुल संख्या आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 3,386 थी, लेकिन इनमें से वर्तमान समय में 2692 कारखाने चालू हैं। तो बिहार में कारखानों की कुल संख्या 3386, जो कि देश का कुल 1.3% है। PLFS के अनुसार बिहार में 61.2% पुरुष श्रमिक जो हैं वह स्वनियोजित हैं, जिनमें से 50.3% स्वश्रम श्रमिक थे और 28.5% सवैतनिक रोजगार में लगे हुए हैं। अब आइए बेरोजगारी दर। ठीक है, अगर आप लोग नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, अब आइए बेरोजगारी दर। तो ग्रामीण बिहार में बेरोजगारी दर है 2.6% और शहरी बिहार में बेरोजगारी दर है 7.3%। ग्रामीण बिहार में पुरुषों की बेरोजगारी दर है 3.3% और महिलाओं की 0.9%, औसत 2.6%। शहरी बिहार की औसत गरीबी दर 7.3%, लेकिन पुरुष की गरीबी दर 6.9% और महिलाओं की 9.1%। तो डेटा को आप लोग याद रखेंगे, ग्रामीण बिहार की बेरोजगारी दर 2.6% और शहरी बिहार की बेरोजगारी दर है 7.3%। अगर पुरुष और महिला अलग अलग देखा जाए तो ग्रामीण बिहार में पुरुष 3.3% और महिला 0.9% और शहरी बिहार में क्रमशः 6.9% और 9.1% है। देश के कुल सड़क नेटवर्क में बिहार का लगभग 5.5% हिस्सा है। देश में जितने सड़क का नेटवर्क है, जितनी सड़क की कुल लंबाई है, उसका 5.5% हिस्सा बिहार का है, लेकिन कुल NH में राज्य की हिस्सेदारी 4.2% है। राज्य में टोटल NH की जो लंबाई है 6,389 किलोमीटर है। राज्य में NH की लंबाई कितनी है? राष्ट्रीय हाईवे, नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय उच्च पथ, इसकी क्या है लंबाई? 6,389 किलोमीटर। यहाँ पर कुल 57 नेशनल हाईवे हैं। ठीक है, सबसे लंबा हाईवे देखा जाए तो NH 27EW जो कि ईस्ट वेस्ट पोरबंदर से सिलचर, गुजरात के पोरबंदर से असम के सिलचर तक जाती है, सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। यह बिहार में 483 किलोमीटर लंबा है। यह बिहार के विभिन्न जिलों से होकर गुजरता है, जिनमें गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सुपौल, अररिया, पूर्णिया और किशनगंज इसमें शामिल है। ठीक है, तो बिहार में सबसे लंबा NH है NH 27 ईस्ट वेस्ट, जो कि पोरबंदर से लेकर पश्चिम में गुजरात के पोरबंदर से लेकर पूर्व में असम के सिलचर तक जाती है। और गुजरात के पोरबंदर से लेकर असम के सिलचर तक अगर जाएगी तो यह बिहार से क्रॉस करेगी और बिहार में 483 किलोमीटर इसकी लंबाई जो है होती है। यह बिहार में गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सुपौल, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज होते हुए फिर वह आगे बंगाल की ओर जाती है। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। बिहार में टोटल NH में हिस्सेदारी राज्य का देखा जाए तो 4.2% है। ऐसे कुल सड़क लंबाई जो है वह 5.5% हिस्सेदारी है। ठीक है, राज्य में NH की कुल लंबाई 6,389 किलोमीटर है, जिसमें टोटल 57 नेशनल हाईवे है। भारतमाला परियोजना के तहत कुल सड़क नेटवर्क बिहार में 1825 किलोमीटर है, जो कि राज्य से होकर गुजरती है। अब आइए बिजली वाला सेक्शन में। ठीक है, प्रति व्यक्ति बिजली खपत 374 किलोवाट आवर है। बिजली की चरम मांग 8,752 किलोवाट है। बिहार में निर्मित कुल विद्युत क्षमता 11,764 मेगावाट है। ठीक है, यह जो डेटा है काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस डेटा में दिया गया है कि बिहार में नवीकरणीय ऊर्जा से कितनी विद्युत उत्पादन की जाती है और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से कितनी विद्युत उत्पादन की जाती है। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि बिहार में आप देखेंगे तो तापीय विद्युत से लगभग 66% का उत्पादन किया जाता है। अब 66% का उत्पादन अगर तापीय विद्युत से होगा तो इसमें लगभग जो 34% जो हिस्सेदारी है वह नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से बिहार में बिजली उत्पादन किया जाता है। इंटरव्यू में इस बार काफ़ी स्टूडेंट से यह सवाल पूछा जा रहा है कि बिहार में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से बिजली हिस्सेदारी कितनी है, बिहार में कितने विद्युत उत्पादन किया जाता है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से। तो तापीय विद्युत की हिस्सेदारी है 66% और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की हिस्सेदारी है 34%। ठीक है, अब इसे हम लोग
एक एक करके डिस्कस करेंगे। कुल निर्मित विद्युत उत्पादन क्षमता 11,764 मेगावाट, ठीक है। इनमें तापीय विद्युत 66%, 7,743 मेगावाट। सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी हमने टोटल नवीकरणीय बताया 34%, लेकिन इनमें से सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी है 16% की, 1922 मेगावाट। जल विद्युत की हिस्सेदारी है 12%, 1356 मेगावाट। पवन ऊर्जा की हिस्सेदारी है 6%, 699 मेगावाट। और बायोमास से 44 मेगावाट, 0.004% विद्युत उत्पादन किया जाता है, ठीक है। तो सौर ऊर्जा से 16%, जल विद्युत से 12%, पवन ऊर्जा से 6%, ये मुख्य हिस्सेदारी है बिहार में बिजली उत्पादन का, ठीक है। यह हो गया बिहार में विद्युत उत्पादन। अब आइए जो जल विद्युत उत्पादन है उसके कुछ महत्वपूर्ण सोर्स, जैसे ताप विद्युत से हमने डिस्कस किया कि 66% बिजली उत्पादन तापीय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त होती है। तो बिहार में तापीय ऊर्जा स्रोत कहाँ कहाँ अवस्थित है? तो बरौनी ताप विद्युत संयंत्र है, नवीनगर में है, ठीक है, कांटी में है, पीरपैंती भागलपुर में है, नवीनगर औरंगाबाद में है, ठीक है। तो ये सारे तापीय विद्युत ऊर्जा केंद्र हैं बिहार में स्थित। अब हम लोग डिस्कस करेंगे अति लघु और लघु जल विद्युत परियोजना। बिहार की स्थापित क्षमता है अति लघु और लघु जल विद्युत परियोजना की स्थापित क्षमता जो है 54.3 मेगावाट है। तो इसे डिस्कस करेंगे कि अति लघु और लघु जल विद्युत परियोजना बिहार में कौन कौन सी है, जहां से 54.3 मेगावाट विद्युत उत्पादन की जाती है, या बिजली का स्थापित क्षमता 54.3 मेगावाट है। आइए इसे हम लोग डिस्कस करेंगे कौन कहां पर अवस्थित है, काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, आप लोग याद रखेंगे। कोसी जल विद्युत केंद्र सुपौल, पूर्वी गंडक पश्चिम चंपारण में, सोन पश्चिमी नहर परियोजना है रोहतास में, और सोन पूर्वी कहां पर है? औरंगाबाद में। अगनूर जल विद्युत केंद्र अरवल, ढेलाबाग रोहतास, त्रिवेणी लिंक नहर पश्चिम चंपारण, नासरीगंज रोहतास, सेबारी रोहतास, जयनगरा रोहतास, सिरखंडा रोहतास, बेलसार अरवल, और अरवल जल विद्युत केंद्र अरवल में, ठीक है। इसे आप लोग याद रखेंगे, यह स्थापित जल विद्युत क्षमता है। कोसी जल विद्युत केंद्र सुपौल, पूर्वी गंडक पश्चिम चंपारण, पश्चिमी सोन रोहतास, पूर्वी सोन औरंगाबाद, अगनूर अरवल, ढेलाबाग रोहतास, त्रिवेणी पश्चिम चंपारण, नासरीगंज रोहतास, सेवारी रोहतास, जयनगरा रोहतास, सिरखिंडा रोहतास, बेलसार अरवल, और अरवल कहाँ पर है? अरवल में। यह हो गया अति लघु और लघु जल विद्युत केंद्र। अब आइए निर्माणाधीन अति लघु जल विद्युत केंद्र। निर्माणाधीन इसकी यहाँ पे 9.3 मेगावाट, अगर यहाँ तैयार होंगे सारे परियोजनाएं तो यहाँ से 9.3 मेगावाट विद्युत उत्पादन की जाएगी, जल विद्युत उत्पादन, ठीक है। तो ये निर्माणाधीन है, इसे भी हम लोग डिस्कस करते हैं कौन कहाँ पर अवस्थित है। बलिदात परियोजना अरवल, देहरा औरंगाबाद, सिपहा औरंगाबाद, तेजपुरा औरंगाबाद, अमेठी रोहतास, नटवार रोहतास, पहरमा रोहतास, रामपुर रोहतास, राजापुर सुपौल, बड़वल पश्चिम चंपारण, और मठौली परियोजना कहाँ पर है? पश्चिम चंपारण, ठीक है। तो इसे हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं। निर्माणाधीन अति लघु जल विद्युत परियोजना है बलिदात परियोजना अरवल, देहरा औरंगाबाद, सिपहा औरंगाबाद, तेजपुरा औरंगाबाद, अमेठी रोहतास, नटवार रोहतास, पहरमा रोहतास, रामपुर रोहतास, राजापुर सुपौल, बड़वल पश्चिम चंपारण, और मठौली जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? पश्चिम चंपारण। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, इसकी निर्माणाधीन है 9.3 मेगावाट, और 54.3 मेगावाट जो है वह स्थापित जल विद्युत क्षमता है। अब अगले पॉइंट पर हम लोग आते हैं। वर्ष 2011 से 2015 के बीच बिहार की कुल जनसंख्या वृद्धि दर 18.5% थी, 11 से 15 के बीच में, जो कि 21 से 25 की अवधि में घटकर 14.4% रह गई है। यानी कि जनसंख्या वृद्धि दर में अब कमी देखने को मिल रही है। और अभी जो जनगणना चल रहा है, हो सकता है कि जब जनगणना का रिपोर्ट अगले साल तक पब्लिश हो, अगले साल 27-28 तक, तो उस समय तक इसमें हमें कमी भी देखने को मिले। तो जनसंख्या वृद्धि दर 11 से 15 के बीच में 18.5% था, और यह 21-25 की अवधि में घटकर 14.4% हो गया है। अब आइए राज्य में शहरीकरण की दर। भारत में शहरीकरण की दर है 36.1%, और बिहार में शहरीकरण की दर है 15.3%। भारत में शहरीकरण की दर बिहार की तुलना में दुगना से भी ज़्यादा है। बिहार में शहरीकरण की दर है 15.3%, और केंद्र में भारत में 36.1%। नगर निकायों की संख्या, कुल नगर निकायों की संख्या है 264, नगर निगम 19, नगर परिषद 89, और नगर पंचायत है 156। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बिहार में 4 चयनित शहर हैं: भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना और बिहार शरीफ। पटना मेट्रो रेल परियोजना। पटना मेट्रो रेल परियोजना, अगर इसकी वित्तीय भागीदारी देखा जाए तो
चूँकि मेट्रो बनाने में काफ़ी खर्च आते हैं, राज्य सरकार के पास इतनी संसाधन नहीं होती, तो स्वाभाविक है इसकी वित्तीय भागीदारी देखा जाए तो 20+20+60 में डिवाइड है। ठीक है, 20:20:60। कुल संसाधन का 20% केंद्र सरकार के द्वारा और 20% राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा। बाकी 60% जो है वह बाहरी वित्तीय संस्था से प्राप्त ऋण के माध्यम से इसे बनाया जा रहा है। ठीक है, पूर्वी पश्चिम कॉरिडोर पटना मेट्रो रेल परियोजना 2 कॉरिडोर है, एक है पूरब पश्चिम और एक है नॉर्थ साउथ उत्तर दक्षिण कॉरिडोर। जो पूरब पश्चिम कॉरिडोर है वह दानापुर से पटना जंक्शन मीठापुर तक जाएगी। ठीक है, और दूसरा उत्तर दक्षिण कॉरिडोर है वह पटना जंक्शन से प्रारंभ होकर ये आपका गांधी मैदान PMCH होते यह पाटलिपुत्रा बस स्टैंड तक जाएगी। ठीक है, तो पूरा पश्चिम कॉरिडोर दानापुर इधर पटना हाईकोर्ट होते पटना जंक्शन होते या मीठापुर तक जाएगी, और उत्तर दक्षिण का कॉरिडोर पटना जंक्शन गांधी मैदान PMCH ठीक है होते या पाटलिपुत्रा तक क्रॉस करेगी। कुल लंबाई मेट्रो की है 32.50 किलोमीटर, इसमें से 19 किलोमीटर भूमिगत तो होगा। ठीक है, और कुल स्टेशन की संख्या 24। कुछ रूट पर यह चालू हो चुका है और कुछ रूट पर यह शीघ्र ही चालू होगा। काफ़ी जोर शोर से पटना में इसकी निर्माण प्रक्रिया जारी है। अब आइए बैंकिंग सेक्टर। बिहार के बैंकिंग नेटवर्क में 8,304 शाखाएं हैं। ठीक है, जिनमें से लगभग आधी जो हिस्सेदारी है वह सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक की है। यानी कि बैंकिंग नेटवर्क में 8,304 शाखा है, जिनमें से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 49.4% की हिस्सेदारी है, निजी क्षेत्र के बैंक 17% की हिस्सेदारी है, सहकारी 3.6%, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 25.3% और लघु वित्त बैंक 4.7% की हिस्सेदारी है। राज्य का ऋण जमा अनुपात कितना है? तो राज्य का ऋण जमा अनुपात है 53.5% और राष्ट्रीय औसत है 80.1%। काफ़ी दोनों के बीच गैप है। ठीक है, राज्य का ऋण जमा अनुपात काफ़ी कम है 53.5%, इसको बढ़ाए जाने की जरूरत है। 2011 में महिलाओं की संख्या कुल जनसंख्या का 47.8% थी, जो 2036 तक मामूली रूप से बढ़कर 48.3% होने का अनुमान है। वहीं पुरुषों की संख्या 52.2% से घटकर 51.7% होने का अनुमान है। अब जीवन प्रत्याशा दर हम लोग देखते हैं। तो जीवन प्रत्याशा दर महिलाओं के लिए जीवन प्रत्याशा दर है 69.7 ईयर, पुरुषों के लिए जीवन प्रत्याशा दर है बिहार में 68.9 ईयर। ठीक है, महिलाओं की जीवन प्रत्याशा दर सर्वाधिक है। महिलाओं की जीवन प्रत्याशा दर 69.7 ईयर है, जिनमें पिछले वर्ष की तुलना में 1.7 वर्ष की वृद्धि हुई है, और पुरुषों में 1.6 वर्ष की वृद्धि हुई है। पुरुषों की जीवन प्रत्याशा दर है 68.9 ईयर। अगर औसत बिहार का जीवन प्रत्याशा दर देखा जाए तो 69.3 ईयर है। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे बिहार का औसत जीवन प्रत्याशा दर 69.3 ईयर है, जिनमें महिलाओं का 69.7 और पुरुषों का 68.9 है। अगर भारत का औसत देखा जाए तो भारत का औसत जीवन प्रत्याशा दर है 70.3 वर्ष, महिलाओं के लिए 72.5 वर्ष और पुरुषों के लिए 68.5 ईयर है। ठीक है, तो यह हो गया बिहार और इंडिया। शिशु मृत्यु दर, तो शिशु मृत्यु दर में 12 अंकों की कमी आई है। पहले शिशु मृत्यु दर था 35, अब यह घटकर हो गया है 23। तो शिशु मृत्यु दर वर्तमान समय में कितना है? 23। बिहार में लघु एवं सीमांत किसान संयुक्त रूप से 96.7% है। लघु एवं सीमांत किसान। ठीक है, सीमांत किसान किसको कहा जाता है? जिसके पास 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन हो वह है सीमांत किसान, और 1 से 2 हेक्टेयर के बीच जिसका जमीन होगा वह होगा लघु किसान। 2 से 4 हेक्टेयर के बीच जिसका जमीन होगा वह अर्ध मध्यम किसान। 4 से 10 हेक्टेयर के बीच में जिसके पास जमीन होगा वह मध्यम किसान, और 10 हेक्टेयर से ज़्यादा होने पर वह बृहत या बड़ा किसान माना जाएगा। ठीक है, तो बिहार में इन दोनों की भागीदारी ज़्यादा है। बिहार में जितने कृषक वर्ग हैं उसका 96.7% जो है वह लघु एवं सीमांत किसान है, यानी कि यहाँ पर जोत का आकार काफ़ी कम है। ठीक है, कुल का ये जो लघु एवं सीमांत किसान है इनके पास 96.7% जमीन है, जो कि कुल
कार्यशील भू क्षेत्र के इतना प्रतिशत हिस्से पर खेती करते हैं। यानी कि लघु एवं सीमांत किसान बिहार में 96.7% है और इनके पास टोटल जमीन 75.9% है। वहीं इसके विपरीत मझोले एवं बड़े किसान जो हैं वह भले ही संख्या में कम है, 3.3% हैं, लेकिन कुल भूमि का 24.1% इनके पास हिस्सेदारी है। ठीक है, तो लघु एवं सीमांत किसान बिहार में सर्वाधिक है, 96.7% है। इसके बावजूद इनके पास 75% की हिस्सेदारी है और मझोले एवं बड़े किसान बिहार में सिर्फ 3.3% है, लेकिन इनके पास एक चौथाई जमीन लगभग 24-25% के आसपास इनके पास उपलब्ध है। तो यह बिहार में असमानता को भी दर्शाता है। यह हो गया सीमांत किसान से लेकर बृहद किसान किसे कहा जाता है, इसका आंकड़ा। अब आइए कुछ और फैक्ट्स को देखते हैं। राज्य में बाल बजट की शुरुआत कब हुई है? तो बाल बजट की शुरुआत वित्त वर्ष 13-14 से हुई है और हरित बजट की शुरुआत हुई है 20-21 से। राज्य में औसत वार्षिक वर्षा 992.4 mm हुई है आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, जिनमें से 83.3% जो हिस्सेदारी वर्षा की है वह दक्षिण पश्चिम मानसून की है। वित्त वर्ष 23-24 से लेकर 24-25 के बीच में दूध उत्पादन 4.2% बढ़ा है, अंडा उत्पादन में 10% की वृद्धि हुई है और मछली उत्पादन में 9.9% की वृद्धि हुई है। तो 23-24 से लेकर 24-25 के बीच में दूध उत्पादन में 4.2% की वृद्धि, अंडा उत्पादन में 10% की वृद्धि और मछली उत्पादन में 9.9% की वृद्धि हुई है। ग्राम कचहरी के डिजिटलीकरण के लिए बिहार सरकार ने ई कोर्ट पहल की शुरुआत की है। ई कोर्ट पहल क्या है? ग्राम कचहरी के डिजिटलीकरण के लिए तेज, पारदर्शी और प्रभावी तरीके से विवादों को सुलझाना। वर्ष 24-25 में भारत के जीडीपी की तुलना में बिहार का प्रति व्यक्ति आय नॉमिनल आधार पर 37.3% और वास्तविक अर्थों में 35.7% था। अब आइए मुद्रास्फीति दर हम लोग डिस्कस करते हैं। बिहार का मुद्रास्फीति दर है नकारात्मक रूप से, मतलब -0.5%, यानी कि 1% से भी कम, और भारत में मुद्रास्फीति दर है 1.4%। अगर बिहार में देखा जाए तो हमने औसत देखा -0.5%, जिनमें ग्रामीण में महंगाई मुद्रास्फीति दर है -0.8 और शहर में है 0.8%। भारत में अगर देखा जाए तो 1.4% है, जिनमें से ग्रामीण 1.1% और शहरी 1.8%। सभी क्षेत्रों में वैतनिक श्रमिक का औसत वार्षिक पारिश्रमिक संपूर्ण भारत में 1,41,071 रुपये है और बिहार में यह राशि 1,02,032 है। भारत का औसत का 72%। 25-26 में राज्य को कुल 4,353 निवेश प्राप्त हुए हैं, जिनमें प्रस्तावित निवेश की संख्या है 1,11,000 करोड़ रुपये। यह काफ़ी महत्वपूर्ण डेटा है। ठीक है, अब आइए बिहार एवं भारत में श्रमिकों का वितरण, किस क्षेत्र में कितने पुरुष महिलाएं श्रमिक काम कर रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बिहार और भारत दोनों हम लोग एक बार डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बिहार हम लोग देख लेते हैं। बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 53.2% लोग इन्वॉल्व हैं, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र का मतलब हो गया कि कृषि व संबद्ध क्षेत्र, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, दुग्ध पालन आदि। तो बिहार में जो कुल कामगार हैं, कुल श्रमिक हैं, उनका 53.2%, आधे से ज़्यादा प्राथमिक क्षेत्र में इन्वॉल्व हैं। 23.7% द्वितीयक क्षेत्र में इन्वॉल्व हैं और 23.1% तृतीयक क्षेत्र में इन्वॉल्व हैं। अगर भारत का देखा जाए तो भारत में भी सबसे ज़्यादा प्राथमिक क्षेत्र में ही इन्वॉल्व हैं, 43.5%, फिर द्वितीयक क्षेत्र में 24.9% और तृतीयक क्षेत्र में 31.6% है। ठीक है, यह तो हो गया औसत। अब हम लोग पुरुष और महिला का अलग अलग देखते हैं। जैसे प्राथमिक क्षेत्र में बिहार में औसत जो कामगार हैं वह 53.2% है, लेकिन इनमें भी आप देखेंगे, प्राथमिक क्षेत्र का मतलब हो गया कि कृषि व संबद्ध क्षेत्र, इनमें भी आप देखेंगे तो महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, पुरुषों की संख्या कम है। कारण क्या है कि पुरुष जो है ग्रामीण क्षेत्र से पलायन करके शहर में जाते हैं कुछ रोजी रोजगार कमाने के लिए, तो महिलाएं गाँव में रहती है, तो महिलाएं कृषि संबंधी कार्य ज़्यादा देख लेती है और पुरुष बाहर कमाते रहते हैं। तो इसके कारण क्या होता है कि महिलाएं कृषि क्षेत्र में प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। तो यही इकोनॉमी सर्वे से भी स्पष्ट होता है कि औसत भागीदारी
श्रमिकों की 53.2% है, जिनमें से 81.2% महिलाओं का और पुरुषों का औसत है 42.9%। लगभग दोनों के बीच आधा का गैप है। पुरुष आधे और महिलाएं दुगना इसमें काम कर रही है कृषि व संबद्ध क्षेत्र में। द्वितीय क्षेत्र में देखा जाए तो पुरुषों की हिस्सेदारी महिलाओं की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 4 गुना ज़्यादा है। महिलाओं की हिस्सेदारी द्वितीय क्षेत्र में 7.5% है और पुरुषों की हिस्सेदारी लगभग 30% है। तृतीय क्षेत्र में यानी कि सर्विस सेक्टर में देखा जाए तो औसत भागीदारी 23.1% है, लेकिन इसमें भी पुरुषों की भागीदारी महिलाओं की तुलना में दुगना से ज़्यादा है। महिलाओं की भागीदारी 11.5% और पुरुषों की भागीदारी लगभग 27.5% है। यह इकोनॉमी सर्वे से स्टेटमेंट टाइप के सवाल काफ़ी यहाँ पे बनने की संभावना है। अब आइए भारत में, हमने बिहार में देखा सबसे ज़्यादा संख्या प्राथमिक क्षेत्र में इन्वॉल्व है, तो भारत में भी प्राथमिक क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या इन्वॉल्व है, लेकिन यहाँ पे हिस्सेदारी आधे से कम है 43.5% और बिहार में लगभग 53% से ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पर भी महिलाएं ज़्यादा काम कर रही हैं, क्योंकि बिहार में जो ट्रेंड है वो लगभग अन्य राज्यों में भी गरीबी बेरोजगारी के कारण देखने को मिलता है कि पुरुष रोजी रोजगार के लिए बाहर जाकर कमाते हैं और महिलाएं गाँव में रहती है, तो गाँव में रहने के कारण वे कृषि संबंधी कार्य को देख पाती हैं। तो महिलाओं की हिस्सेदारी पूरे भारत में औसत 60% की और पुरुषों की भागीदारी लगभग 35.5% है। द्वितीय क्षेत्र में महिलाएं 16.2% पूरे भारत में और पुरुष जो है 28.9%। तृतीय सेक्टर में भी महिलाएं 23.1% और पुरुष जो है 35.6% यहाँ पे औसत दिया गया। तो यह डेटा जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस डेटा को आप लोग बार बार रिवीजन करते रहेंगे। अगर आप लोग हमारे करेंट अफेयर पेड ग्रुप पे जुड़ेंगे तो इसका PDF आपको दिया जाएगा। PDF को प्रिंट कराइए, निकालिए और उसको आप काफ़ी डेली रिवीजन करिए, क्योंकि ये डेटा जो है जितना ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे उतने बेहतर तरीके से आपको मेमोराइज हो पाएगा। या फिर आप वीडियो को डेली देखिए ताकि डेटा जो है इंपॉर्टेंट आपको याद रहे। कम से कम 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 सप्ताह अंतराल पे वीडियो को देखते रहिए ताकि सारा डेटा आपको याद रहेगा। तो यह था बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण। इसका PDF जो है 2-3 दिनों के अंतर्गत हमारे करेंट अफेयर पेड ग्रुप पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसके पूर्व में हमने केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण, केंद्रीय बजट और बिहार के बजट के भी शॉर्ट नोट्स को अवेलेबल करा दिया है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ इस यूट्यूब चैनल के लिंक को अवश्य साझा करें। थैंक यू सो मच। अगर आप लोग नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी आप लोग ज्वाइन कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।